हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 9 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आरंभ एकदम से केसर की को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर के बोला, द ओनली वुमन हु कैन ब्रिंग मी डाउन ऑन माई नीज इन नन अदर देन माई वाइफ केसर आरंभ प्रताप सिंह। फॉर द होल वर्ल्ड ही इज़ द मोस्ट रूललेस किंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड, बट फॉर हिज वुमन ही इज़ ओनली हिम। ये सुनते ही केसर का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने एकदम से आरंभ को देखा जिसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी और वो उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा था। आरंभ की अनाउंसमेंट उस सबके ऊपर किसी बम की तरह गिरी और सब शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए केसर और आरंभ को ही देख रहे थे। केसर सबका ऐसा रिएक्शन देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। तभी उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। केसर ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो उसके सामने एक 50 साल का आदमी खड़ा था। पता नहीं क्यों लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। आरंभ केसर को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, हुक्मरानी साहब, ये मिस्टर सिसोदिया हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर। ये सुन केसर धीरे से अपना सर झुका लेती है। मिस्टर सिसोदिया केसर के सर पर हाथ दूर करते हुए धीरे से बोले, गॉड ब्लेस यू बेटा। वहीं अवनी एक कोने में खड़ी आरंभ और केसर को ही देख रही थी। उसके कान में आरंभ के कहे गए शब्द हर किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे। अवनी ने केसर को देखा जो इस वक्त मुस्कुराते हुए आरंभ की तरफ देख रही थी और ब्रश भी कर रही थी। अवनी धीरे से बोली, यू कांट डू दिस मिस्टर सिंह। अवनी, आपकी बीवी होना कहीं से भी ये लड़की डिजर्व नहीं करती। बोलते हुए अवनी केसर को नफरत से देख रही थी। अवनी ने अपने आंसू साफ किए और धीरे से बोली, कोई बात नहीं, आपकी एक गलती तो मैं माफ़ कर ही सकती हूँ, लेकिन जो इसके लायक नहीं उसका जिंदा रहना भी गलत है। बोलकर वो आरंभ और केसर की तरफ बढ़ गई। अवनी केसर की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, हेलो मिस्टर सिंह। केसर अवनी की तरफ देखकर कंफ्यूज हो गई। वो अवनी से हाथ मिलाकर बोली, हेलो बट आई डोंट नो यू। अवनी हल्का से मुस्कुराकर बोली, आई नो, आप मुझे नहीं जानती, मैं अवनी हूँ, अवनी सिसोदिया, मिस्टर सिंह के पार्टनर, मतलब मेरा मतलब उनके प्रोजेक्ट पार्टनर। अवनी ये नाम सुनते ही पता नहीं क्यों लेकिन केसर को हद से ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। जब से उसने अवनी के बारे में सुना था तब से उसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। केसर एक ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, ओ यस प्रोजेक्ट पार्टनर, बिकॉज उनकी लाइफ पार्टनर तो मैं ही हूँ ना। बोलकर केसर ने आरंभ के हाथ को कसकर पकड़ लिया और एक विनिंग स्माइल करते हुए अवनी को घूरने लगी। वहीं केसर की बातें सुनते ही अवनी के एक्सप्रेशन बुरी तरह से बिगड़ गए। वो घूरते हुए आरंभ और केसर के हाथ की तरफ देख रही थी। अवनी अपना गला साफ करते हुए बोली, वेल मिसेस सिंह, अगर आप इन लोगों के बीच रहेंगी तो पक्का बोर हो जाएंगी, तो हम इनके बिजनेस की बातें करने देते हैं और हम दूसरी तरफ चलकर आराम से अपनी बातें करते हैं। व्हाट से। आरंभ जो कब से केसर के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था वो जल्दी से बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शी इज़ ओके हियर। अवनी आरंभ को देखकर बोली, कम ऑन मिस्टर सिंह, मैं आपकी बीवी को खा नहीं जाऊंगी। आई थिंक शी नीड टू बी अ सोशल, आफ्टर ऑल वो आपकी बीवी है, आई एम राइट। आरंभ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अवनी की तरफ देखा लेकिन वो अभी उससे कुछ भी नहीं कह सकता था। अवनी केसर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। केसर ने पलटकर आरंभ की तरफ देखा। आरंभ ने उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा किया जिससे केसर एकदम से शांत हो गए। अवनी केसर को अपने दोस्तों के पास लेकर आई। केसर को सबके पास बैठा कर बोली, गाइस मीट दिस प्रिटी लेडी, शी इज केसर, आरंभ प्रताप सिंह, योर मिस्टर सिंह की वाइफ। केसर ने एक नज़र अवनी को देखा और फिर उसके दोस्तों की तरफ से
जो उसे अजीब नज़रों से घूर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन केसर को अवनी की बात किसी टोन से कम नहीं लग रही थी। अवनी केसर के पास बैठकर बोली, अच्छा मिसेस सिंह, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मिस्टर सिंह के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, अब आपकी बारी। नॉट टेल मी समथिंग अबाउट यू। केसर कुछ पल रुककर बोली, हमारे बारे में जानने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अवनी की एक दोस्त केसर को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अच्छा ऐसा क्या? आई थिंक आप हमें कुछ बताना नहीं चाहती, बट इस ओके, सबकी कोई ना कोई पर्सनल लाइफ होती है। अवनी अपने दोस्तों से बोली, ओह कम ऑन स्वीट हार्ट, डोंट टीज मी, अदरवाइज मिस्टर सिंह हमें छोड़ेंगे नहीं। अवनी वापस केसर की तरफ पलटकर बोली, वैसे मिस्टर सिंह, आपकी शादी मिस्टर सिंह से हुई और हर कोई जानता है मिस्टर सिंह एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपकी शादी मिस्टर सिंह से हुई मतलब आप किसी भी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस होगी। ये सुनते ही केसर एकदम से जम गई। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अवनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। केसर धीरे से बोली, नहीं, हम कोई प्रिंसेस नहीं हैं, हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अवनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, ओह दैट्स मीन आपकी और मिस्टर सिंह की लव मैरिज हुई है। वैसे कैसे फंसाया आपने मिस्टर सिंह को? केसर अवनी को घूरते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? आपको पता है कि आप क्या बोल रही हैं मिस सिसोदिया? अवनी हल्का सा हंसकर बोली, ओह कम ऑन मिस्टर सिंह, मैं तो बस मजाक कर रही थी। केसर गुस्से से बोली, हमारा और हुक्मसा का रिश्ता कोई मजाक नहीं है, इसीलिए आइंदा से गलती से भी हमारे रिश्ते पर कोई सवाल मत उठाइए। बोलकर केसर आरंभ की तरफ बढ़ गई। तभी एक वेटर वहां आया। अवनी ने उसे कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझकर वेटर ने अपना सर हिला दिया और केसर के पीछे चला गया। वो वेटर अचानक से जाकर केसर से टकराया और उसकी प्लेट में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक पूरी की पूरी केसर के ड्रेस पर गिर गई। वो वेटर डरते हुए बोला, आई एम सॉरी सो मैम, मेरा ध्यान नहीं था, इट्स माई मिस्टेक। लेकिन प्लीज़ आप मेरी शिकायत किसी से मत कीजिएगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, प्लीज़। केसर अपना लहंगा साफ करते हुए बोली, इट्स ओके भैया, गलती किसी से भी हो जाती है। वैसे वॉशरूम कहाँ है? वेटर जल्दी से, वॉशरूम पीछे वाले एरिया में है, राइट साइड। केसर अपना सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपनी ड्रेस साफ करके बाहर आई। कुछ दूर जाते ही अचानक उसके कदम रुक गए और उसकी नज़र एक तरफ चली गई। सामने एक बड़ा सा हॉल था जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। केसर ने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर हॉल की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहुँचकर वो तेज़ आवाज़ में बोली, हेलो, कोई है यहाँ पर? इस एनीवन नीड माई हेल्प? इसके आगे किससे कुछ बोल पाती कि किसी ने उसके पीछे आग की तरफ धक्का दिया और जल्दी से उस हॉल का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अचानक क्या हुआ, केसर को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। जब तक समझ आया वो फ्लोर पर गिरी हुई थी। अचानक उसके हाथ उसके पेट पर चले गए। उसे अपने अंदर एक झटका महसूस हुआ। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अच्छी बात यह थी कि उसका पूरा प्रेस उसके हाथों पर था। केसर ने पीछे पलटकर देखा। पहले वो दरवाज़ा खुला हुआ था, अब वो बंद हो चुका था। केसर धीरे से बोली, किसी ने ये जानबूझकर किया, इट्स अ ट्रैप। बोलते हुए उसका गला रूंध गया। केसर ने खुद को शांत किया और फिर उठकर बैठ गए, लेकिन जैसे ही अपने सामने देखा उसकी आंखें एकदम से फैल गई। इस वक्त उसकी नीली आंखों में आग की लपट दिखाई दे रही थी। हॉल के चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे जो आग की लपटों में जल रहे थे। वो आग धीरे धीरे फैलती ही जा रही थी। केसर अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, आगे ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। उसकी आंखों में डर नज़र आ रहा था और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उसका चेहरा पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी और साथ ही साथ उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। केसर ने जल्दी से पलटकर दरवाज़ा की तरफ देखा। बाहर जाने का वहाँ बस एक ही रास्ता था।
लेकिन वो भी उन आग की लपटों में आ चुका था। अब तक वो आगे पूरी तरह से उस हॉल में फंस चुकी थी। केसर धीरे धीरे रोते हुए बोली, नहीं, ये सब नहीं, प्लीज़ हुक्मुसा, बोलते हुए केसर अपने कदम पीछे लेने लगे। लेकिन एकदम से उसका सिर घूम गया और वो लड़खड़ा कर वापस नीचे गिर गई। वो धीरे धीरे खांसने लगी। वहाँ धुआं बढ़ना ही जा रहा था। उसमें बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। उसका खांसना बढ़ता ही जा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। इधर बाहर आरंभ मिस्टर सिसोदिया और राजवीर से बिजनेस की कुछ बातें कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। आरंभ ने अपना फ़ोन चेक किया। उसे केसर की डॉक्टर संध्या का मैसेज आया था। डॉक्टर संध्या ने उसे केसर की रिपोर्ट भेजी थी। आरंभ ने जल्दी से रिपोर्ट खोली और अचानक उसकी नज़र एक जगह पर थम गई। उसकी नज़र रिपोर्ट में लिखे हुए 2 शब्दों पर टिकी हुई थी। आरंभ धीरे से बोला, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। इतना बोलते ही उसकी नज़र एकदम से एक जगह आकर रुकी और अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। केसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आरंभ धीरे से बोला, माय लिटिल वन, माय बेबी इज रियली इनसाइड यू। यू डोंट नो हुक्मरानी सा, आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी एक आदमी वहाँ पर भागता हुआ आया मिस्टर सिसोदिया के पास और हड़बड़ाते हुए बोला, बड़े साहब, पीछे वाले हॉल में आग लग गई है और एक लड़की अंदर फंसी हुई है। अभी जो मुस्कुराहट आरंभ के चेहरे पर थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। आरंभ ने एकदम से पलटकर उसकी तरफ देखा। वहाँ अवनी केसर को अपने साथ ले गई, लेकिन अवनी को वहाँ अकेला देखकर आरंभ का दिल धक से रह गया। आरंभ अवनी की तरफ जाते हुए तेजी से बोला, मिस सिसोदिया, वेयर इज़ माय वाइफ। आरंभ की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान उस ओर गया। अवनी कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर सिंह, क्या हुआ है आपको? आरंभ गुस्से से बोला, ओ जस्ट शट अप, आई आस्क यू समथिंग, डैम इट, वेयर इज़ माय वाइफ। आरंभ के इतने गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर अवनी अंदर तक काँप गई। वो जल्दी से बोली, ओ मिसेस सिंह की ड्रेस पर गलती से कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, इसीलिए वो वॉशरूम गई है। तभी राजवीर एकदम से बोला, वॉशरूम तो पीछे वाले एरिया में है जहाँ आग लगी है। ये सुनते ही आरंभ का पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो चुका था। उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों ही इतने बड़े खतरे में हैं और उसे ये कैसे पता न चला। आरंभ बिना कुछ सोचे पीछे वाले हॉल की तरफ बढ़ गया। वहाँ जाकर आरंभ ने जल्दी से उस हॉल का दरवाज़ा खोल दिया है। जैसे ही हॉल का दरवाज़ा खुला, आरंभ एकदम से 2 कदम पीछे हो गया। सामने सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें ही थी। आरंभ धीरे से बोला, आपको कुछ नहीं होगा रानी सा, हम कुछ नहीं होने देंगे। आरंभ ने जल्दी से इधर उधर देखा। वहीं कुछ दूरी पर कुछ ब्लैंकेट्स रखे हुए थे। आरंभ जल्दी से उस तरफ बढ़ गया और ब्लैंकेट्स लेकर वापस आ गया। अब तक सब लोग वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर सिसोदिया आरंभ को देखकर बोले, मिस्टर सिंह, फायर ब्रिगेड आती ही होगी, कुछ नहीं होगा मिसेस सिंह को। आरंभ अंदर की तरफ देखते हुए बोला, हम उन लोगों का इंतज़ार नहीं कर सकते। अंदर हमारी बीवी अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच है और हम कायरों की तरह यहाँ खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते। बोलते हुए उसकी नज़र केसर की तरफ चली गई, जो कि हॉल के बीचों बीच पड़ी हुई थी। आग अभी तक उसके पास नहीं पहुँची थी। आरंभ चिल्लाते हुए बोला, रानी सा। ये सुनते ही केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे आरंभ की नज़रों से जा मिली, जो कि दरवाजे पर खड़ा था और उनके बीच सिर्फ और सिर्फ वो दहकती आग थी। केसर धीरे से बोली, हुक्म शाह। बोलते हुए उसकी नीली आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो चुकी थी और वो रोते हुए आरंभ को देख रही थी। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे उस आग में कूद गया। एक पल के लिए तो सब ये देखते ही रह गए। वहीं अवनी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने नफरत हो रही थी केसर से। केसर की तरफ देखा। इधर आरंभ केसर के पास आया और उसने पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। उसने केसर को इस कदर अपनी बाहों में जकड़ रखा था मानो अगर उसने उसे हल्की सी भी ढील दी तो केसर उसे हमेशा के लिए छोड़कर उससे दूर हो जाएगी। केसर धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों आए हुक्म शाह? प्लीज़ यहाँ से जाइए, यहाँ सब तरफ आग ही आग है, आपको कुछ हो गया तो। बोलकर वो आरंभ को खुद से दूर करने लगी।
आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, आपको क्या लगता है हम आपको यूं ही अकेला मरता हुआ छोड़कर चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सुना आपने हुक्मरानी सा, हम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़कर। यह सुनकर केसर धीरे धीरे सिसकने लगी। उसका सबसे बड़ा डर था और उसे खुद से ज़्यादा डर आरंभ के लिए लग रहा था। अगर उसे कुछ हो जाता है तो किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर इन सब में गलती से भी आरंभ को कुछ हो जाता तो ये ना ही उसका परिवार बर्दाश्त कर पाता और ना ही उसके आसपास के लोग। आरंभ ने केसर को पूरी तरह से अपने सीने से लगा दिया और उसे पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। केसर ने ऑलरेडी बहुत सारा धुआं इनहेल कर लिया था और ये उसके और उसके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। केसर धीरे से बोली, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ हुक्मसा। बोलकर उसने एकदम से आरंभ के कंधे पर अपना सर रख लिया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उसकी खांसी और बढ़ती चली जा रही थी। उसका पूरा सीना जल रहा था। अचानक उसका तरफ एक तरफ हो गया और उसकी आंखें बंद हो गई। आरंभ धीरे से बोला, हुक्मरानी साहब, इधर मल्हार की कार सिसोदिया विला के बाहर आकर रुकी, जहाँ पर दिवाली पार्टी हो रही थी। मल्हार भागता हुआ अंदर आया। मल्हार अंदर आ ही रहा था कि वो एकदम से एक वेटर से टकरा गया और वो वेटर नीचे गिर गया। वो वही वेटर था जो केसर से टकराया था। इस वक्त वो बहुत डरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से बचकर भाग रहा हो। मल्हार ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और उसे सॉरी बोलकर वो वहाँ से सीधे अंदर चला गया। वहीं वो वेटर जैसे ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ, किसी ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गले पर चाकू से वार किया। उस वेटर की चीख उसके गले में ही अटक गई और धीरे धीरे उसकी सांस थम गई। इधर आरंभ धीरे से बोला, हुक्मरानी साहब। बोलकर उसने केसर के चेहरे की तरफ देखा जो अब तक उसकी बाहों में बेहोश हो चुका था। आरंभ धीरे से बोला, नहीं हुक्मरानी साहब, यू कॉन्ट लीव मी लाइक दिस, यू कॉन्ट, नहीं छोड़ सकती आप हमें ऐसे। बोलते हुए उसने केसर को पूरी तरह से अपने सीने से लगा लिया। आरंभ ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई और उसकी नज़र एक तरफ जाकर रुकी। तभी बाहर से मल्हार की आवाज़ आई जो बोल रहा था, हुक्मसा, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हॉल के दूसरे ग्लास एक विंडो है जिसका रास्ता पीछे गार्डन की तरफ खुलता है। आप प्लीज़ कैसे भी करके वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। हमारी टीम वहाँ आपकी मदद के लिए खड़ी है। हॉल के दूसरे साइड एक बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिसके पीछे गार्डन वाला एरिया था। वहाँ पर आग अभी तक पूरे तरीके से नहीं पहुँची थी। आरंभ ने संभाल कर केसर को वहीं लेटा दिया और खड़ा हो गया। आरंभ एक कोने में गया जहाँ एक आयरन रॉड रखी हुई थी। आरंभ उस रॉड को उठाकर सीधे ग्लास विंडो के पास गया और उस रॉड से उस ग्लास पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ज़ोर से हिट किया। वो ग्लास विंडो एक ही बार में टूटकर चकनाचूर हो गया। आरंभ उस रॉड को वहीं फेंक कर जल्दी से केसर के पास आया। अंदर आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। अब वो ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते थे। अंदर का टेम्परेचर और धुआं इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आरंभ केसर को अपनी बाहों में लेकर खड़ा हुआ। उसके खड़े होते केसर का एक हाथ एकदम से नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा हो मानो उसके अंदर जान ही नहीं बची हो। आरंभ की नज़र एक बार केसर के चेहरे की तरफ चली गई और फिर उसने सामने देखा। वो सीधे उस रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ चला गया। बाहर आते ही आरंभ की नज़र वापस केसर के फेस की तरफ गई। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इधर मल्हार उसकी कार के पास ही खड़ा था। आरंभ के बाहर आते ही मल्हार जल्दी से उसके पास गया। उसकी नज़र एक बार केसर के चेहरे पर चली गई और वो धीरे से बोला, हुक्मरानी साहब। आरंभ बीच में बोला, मल्हार जल्दी से कार निकालो। बोलकर वो केसर को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मल्हार ने जल्दी से बैक सीट का दरवाज़ा खोल दिया। आरंभ केसर को लेकर अंदर बैठ गया। वहीं मल्हार ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी।
थोड़ी देर में उनकी कार वहाँ से निकल चुकी थी। इधर आरंभ केसर के चेहरे की तरफ एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई। अचानक आरंभ की नज़र केसर के पेट की तरफ चली गई और उसने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। वो इसके आगे कुछ और सोच ही नहीं सकता था। केसर का सिर उसकी गोद में रखा हुआ था और उसे इस हालत में देखकर उसके दिल के हजारों टुकड़े हो रहे थे। करीब 20 मिनट के अंदर मल्हार ने ब्रेक लगाया। आरंभ बिना कुछ बोले केसर को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अंदर जाते ही आरंभ एक तरफ चला गया। इस हॉस्पिटल से उसकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए आरंभ को पता था कि उसे कहाँ जाना है। आरंभ ने जैसे ही केसर को हॉस्पिटल बेड पर लिटाया, एक डॉक्टर वहाँ आकर बोला, मिस्टर सिंह आप यहाँ हो इसी बोलकर उस डॉक्टर ने जल्दी से केसर के पल्स को चेक किया। आरंभ ने सिर हिलाकर बोला, माय वाइफ। डॉक्टर उससे कहीं ज़्यादा लेवल में धुआं इनहेल किया है, जस्ट चेक हर। बोलते हुए आरंभ ने एक नज़र डॉक्टर को देखा, फिर केसर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोला, शी इज़ प्रेग्नेंट। एक्चुअली इनके पल्स से पता चल रहा है। ये सुनते ही आरंभ ने एकदम से डॉक्टर की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, यस शी इज़ 2 वीक प्रेग्नेंट। करीब 15 मिनट के बाद आरंभ और मल्हार दोनों वार्ड के बाहर थे और अंदर वार्ड में केसर का चेकअप चल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आके बोली, मिस्टर सिंह कंडीशन इज़ रियली वेरी सीरियस। काफ़ी ज़्यादा लेवल में धुआं अंदर गया है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हमने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया है, बट लंग्स इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्हें हमें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, वो भी पूरी रात के लिए। अभी वो बेहोश है और शायद उन्हें अब सुबह ही होश आएगा। एंड योर बेबी, आई मीन वो मूवमेंट कर रहा है, दैट्स मीन वो ठीक है। बाकी की सिचुएशन कल सुबह ही पता चलेगी। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, डू वॉट एवर यू वॉन्ट डॉक्टर, बट हमें हमारी हुक्मरानिशा और हमारा बच्चा दोनों भी सही सलामत चाहिए। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ये बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चली गई। आरंभ वहीं बेंच पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने केसर का चेहरा घूम गया। मल्हार ने आरंभ की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक तरफ उसके हुक्मशाह का बच्चा इस दुनिया में आने वाला था और दूसरी तरफ यह हादसा। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन केसर की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ था। हर आधे घंटे में डॉक्टर केसर को एग्जामिन कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद आरंभ वार्ड का दरवाज़ा खोलकर सीधे अंदर गया। अंदर आते ही उसके कदम रुक गए। अंदर केसर बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, दोनों हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। उसने हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा था। केसर को इस हालत में देखकर आरंभ को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। केसर को ऐसे देखकर आरंभ का दिल तड़प रहा था। आरंभ धीरे धीरे अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाता है। बेड के पास पहुंचकर आरंभ वहीं उसके पास स्टूल पर बैठ गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। आरंभ का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके होंठ सूख चुके थे, मानो वो कितने दिनों से बीमार हो। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी और न ही उसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट थी। माथे पर चोट के निशान थे जो शायद अंदर लगे थे, जिस पर शायद उस वक्त ध्यान नहीं गया। हाथ और पैर पर जलने के भी हल्के हल्के निशान थे। पूरे वार्ड में बिल्कुल शांति थी। आरंभ चुपचाप अपनी हल्की लाल आंखों से केसर को एग्जामिन कर रहा था। उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था बता पाना बहुत मुश्किल था। वो केसर को एकटक देखे जा रहा था। तभी उसने अपने गालों पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने अपने हाथों के गालों पर जाते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंसू उनकी आंखों में थे, ये आंसू गवाह थे उसके। उसे उस चीज़ से कितना फर्क पड़ रहा था, ये बात बस वही जानता था।
आरंभ ने धीरे से केसर का हाथ अपने हाथों में लिया और कुछ पल रुककर बोला, किसी दिन आप हमारी जान लेकर ही मानोगे ना हुक्मरानी साहब। कुछ पल के लिए आपसे हमारी नज़रें क्या हटी और आपने खुद को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। बोलते हुए उसने केसर की उंगलियों पर अपने होंठ रख दिए और तभी उसकी नज़र केसर के पेट की तरफ चली गई। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके हाथ अपने आप ही केसर की पेट की तरफ बढ़ गए। उस अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। वो अपने बच्चे को महसूस करना चाहता था। आरंभ अपने हाथ केसर के पेट पर रखते हुए अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश करने लगा। आरंभ झुककर केसर के पेट पर किस करके, सॉरी बेबी, डैड को आपके आने की खबर नहीं थी। आपकी मम्मी को बताना चाहते थे लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी, डैड ये नहीं जानते थे। मम्मी के साथ साथ आपको भी तकलीफ़ हो रही है, बट डोंट वरी, आपके डैड सब ठीक कर देंगे। बोलकर आरंभ फिर से केसर के पेट पर किस करने लगा और सर उठाकर केसर का चेहरा देखता है। आरंभ का हाथ केसर के पेट को सहला रहा था। तभी कमरे का गेट और एक नर्स आरंभ को तरफ देखकर धीरे से बोली, मिस्टर सिंह, आपकी वाइफ की ड्रिप चेंज करनी है क्या आप? आरंभ उसकी बात बीच में काट कर बोला, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे सामने ही चेंज कर दीजिए। नर्स के बिना कुछ बोले ही हाँ में सर हिलाया और फिर वो अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद नर्स अपना काम करके वहाँ से जा चुकी थी। केसर हॉस्पिटल के कमरे में बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए थे। अभी तक उसमें होश नहीं आया था। रात से सुबह हो गई थी लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं आया था। पूरी रात वो दवाइयों के असर से बेहोश पड़ी थी। आरंभ ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो पूरी रात उसके पास ही बैठा हुआ था। केसर का एक हाथ आरंभ के हाथ में था, दूसरे हाथ से वो उसके बालों को सहला रहा था। उसकी नज़र केसर के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। आरंभ की लाल आंखें बता रही थी, जब तक वो अपनी हुक्मरानी शाह की आंखें खुलते हुए नहीं देख लेता तब तक उसकी आंखों की ये बेचैनियाँ नहीं जाएगी। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल मल्हार का था। आरंभ ने नज़र केसर को देखा और वहाँ से बालकनी की तरफ चला गया। आरंभ के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से मल्हार बोला, हुक्म साहब, यहाँ की CCTV फुटेज गायब है। किसी ने जानबूझकर पूरा सिस्टम ही करप्ट कर दिया है ताकि हम दोबारा फुटेज रीस्टोर ना कर पाए। इट्स अ ट्रैप फॉर हुक्मरानी साहब। मल्हार की बात सुनते ही आरंभ की पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई। इधर केसर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे होश आ रहा था। उसके आंखों के सामने धुंधलापन था। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद फिर से उसने अपनी आंखें खोली। उसने कुछ पल सीलिंग की तरफ देखा, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई। कमरा पूरी तरह से खाली था, वहाँ कोई नहीं था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। उसे निकालने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसे अपने हाथों में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह से चीख निकल गई और उसकी आंखें भी नम हो गई। केसर की आवाज़ सुन आरंभ, जो बालकनी में था, वो अंदर आया और उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, हुक्मरानी साहब। बोलकर वो जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ नीचे करते हुए उससे बोला, ये आप क्या कर रही हैं? आपके हाथों में ड्रिप लगी हुई है ना? वेट, लेट मी डू दिस। बोलकर आरंभ ने उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और उसे उठने कर बैठने में हेल्प की। केसर धीरे से बोली, हुक्म साहब। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरंभ को देखते ही उसे वो सब कुछ याद आने लगा था। जैसे उसे सब याद आ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, क्या हुआ हुक्मरानी साहब? कहीं दर्द हो रहा है? वेट, आई हैव टू कॉल डॉक्टर। केसर आरंभ की बातें बीच में काट कर रोते हुए बोली, आप क्यों आए थे वहाँ? अगर आपको कुछ हो जाता तो? वहाँ सब तरफ आग ही आग थी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? बोलकर केसर ने आरंभ के गाल पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी आँखों भरी आँखों से देखने लगी। यह सुनते ही आरंभ केसर
को एकटक देखने लगा। क्या थी ये लड़की? खुद हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी, लेकिन फिक्र उसे किसी और की हो रही थी। केसर अपना सर झुकाकर रोते हुए बोली, सारी गलती हमारी है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर हम वहाँ गए थे। बोलते हुए वो बुरी तरह से रोने लगी। केसर को ऐसे रोता देख आरंभ ने उसे अपने सीने से लगाया और धीरे से बोला, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, नाउ जस्ट स्टॉप क्राइंग। चोट लगी है आपको, और अगर अब आप रोना बंद नहीं किया तो और ज़्यादा दर्द होने लगेगा। मैं आपको एंड आई कांट सी यू इन पेन, सो जस्ट स्टॉप क्राइंग, ओके हुक्मरानी साहब। आरंभ के सीने से लगते ही केसर की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने कसकर आरंभ को कॉलर को पकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था। वो इस वक्त बुरी तरह से रो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। केसर रोते हुए बोली, वहाँ आवाज़ आ रही थी, वहाँ से हम बस चेक करने गए थे, फिर किसी ने हमें अंदर की तरफ धक्का दिया और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही आरंभ ने ये सुना, वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। एक बार फिर किसी ने उसकी जान से मारने की कोशिश की। ये सोचने भर से ही उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। केसर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, हम डर गए थे हुक्म शाह, हम डर गए थे। अंदर आग को देखकर हमें बहुत डर लगता है आग से। वहाँ सब तरफ आग ही आग थी। आग तो सब कुछ खत्म कर देती है ना। आई डोंट लिखे इट, आई डोंट लाइक इट। आप क्यों आए वहाँ? अगर आपको कुछ हो जाता तो, अगर ये आग आपको हमसे छीन लेता तो। बोलते हुए उसका रोना बिल्कुल भी बढ़ चुका था। आरंभ केसर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, बिल्कुल नहीं रोना, हमें आपकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हुक्मरानी साहब, अगर आप रोए ना तो अब आप हमारा गुस्सा देखेंगे। आप जानती हैं आपको ऐसे रोने से हमारा बच्चा भी परेशान हो रहा है। अब बिल्कुल चुप, बिल्कुल नहीं रोना है अब आपको। ये सुनते ही केसर एकदम से फ्रीज हो गई। उसने आरंभ की तरफ देखा और आरंभ को देखते ही उसकी आंखों में नमी तर गई। वो धीरे से बोली, बच्चा? हाँ, हमारा बच्चा। बोलते हुए उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। वो अपना सर झुका कर रोने लगी। आरंभ केसर के आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए बोला, अब क्या चाहती हैं हुक्मरानी साहब कि हमारे बच्चे को भी अभी से पता चल जाए कि उसकी मम्मा कितनी बड़ी रोतड़ू है? केसर सुबकते हुए बोली, हम रोतड़ू नहीं हैं। बोलकर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को घूरने लगी। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, तो फिर क्यों रो रही हैं आप? क्यों परेशान कर रही हैं खुद को भी और हमारे बच्चे को भी? जो हुआ उसे भूल जाइए, ओके? आरंभ केसर के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर बोला, यू आर गोइंग टू बिकम मम्मा, यू आर 2 वीक्स प्रेगनेंट। हुक्मरानी साहब, केसर ने जैसे ये सुना, उसके हाथ अपने आप उसके पेट की तरफ चले गए और वो आरंभ को देखते हुए धीरे से बोली, आई एम प्रेग्नेंट। बोलते हुए उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से चल रही थी, उसकी आवाज़ आरंभ को भी सुनाई दे रही थी। आरंभ केसर के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, यस वी आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट्स। केसर धीरे से बोली, आवर बेबी, देयर इज़ अ बेबी इन माय टमी। बोलकर केसर तुरंत से उसके सीने लग गई। उसकी आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भर चुकी थी। आरंभ धीरे से बोला, व्हाट द हेल हुक्मरानी साहब, अब क्यों रो रही हैं आप? ये सुनते ही केसर ने अपनी आंखों से आरंभ को देखा। केसर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आई डोंट नो बट आई कांट कंट्रोल। बोलते हुए उसका चेहरा और रोने जैसा हो गया। केसर का रिएक्शन देख आरंभ उससे बोला, डोंट यू डेयर टू क्राई हुक्मरानी साहब, अगर अब आप रोई ना तो हम आपका काम बंद करवा देंगे। ये सुनते ही केसर ने अपने आंसू कंट्रोल करने के लिए अपने लिप्स को बाइट किया और फिर वो सिर झुकाकर नीचे देखने लगी। आरंभ ने साइड के टेबल से पानी का ग्लास उठाया और फिर केसर की तरफ ग्लास ले जाकर उससे बोला, ड्रिंक वाटर। बोलकर आरंभ खुद केसर को पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद केसर धीरे से बोली, आपको कब पता चला कि हम प्रेग्नेंट है? आरंभ कुछ बोलता कि तभी एक नर्स आई। वो आरंभ को देखते हुए उससे बोली, मुझे मिस्टर सिंह की
ड्रिप चेंज करनी है। नर्स की बात सुन आरंभ बिना कुछ बोले बस हाँ में सर हिला दिया। नर्स ने केसर की ड्रिप चेंज किया और फिर आरंभ से बोली, मिस्टर सिंह फिलहाल ठीक है, आप चाहे तो ड्रिप खत्म होने के बाद इन्हें घर ले जा सकते हैं। बोलकर वो नर्स वहाँ से चली गई। केसर धीरे से बोली, हाउ विल आई मैनेज, इतनी सी जान को हम कैसे संभाल लेंगे? अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम नहीं संभाल पाएंगे। बोलते हुए उसका गला रूंध गया। आरंभ केसर के सिर को अपना सिर जोड़कर बोला, आई एम हियर विथ यू ऑलवेज। ये बोलकर आरंभ ने अपने होठ केसर के माथे पर रख दिए। आरंभ के मुंह से ये बातें सुनते ही केसर की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरंभ केसर से अलग हुआ और उसके पेट की तरफ देखा। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को ही देख रही थी। तभी आरंभ उसके पेट पर अच्छे से झुका और उसके कपड़े को हटाकर उसके पेट को बड़े ही प्यार से चूमने लगा। केसर की आंखें एक बार फिर से नम हो गई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सो हियर यू आर पेरेंट, यू वांट बेबी, मामा एंड डैडीज लव्स यू। बोलकर आरंभ ने एक बार फिर से उसके पेट पर अपने होठ रख दिए। इधर केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसके लिए ये बहुत अलग सी फीलिंग थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन पर ही नहीं थे। वो खुश नहीं, वो बहुत खुश थी, वो भी सिर्फ आरंभ की वजह से। आरंभ केसर की तरफ देखकर बोला, बेबी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? केसर कुछ बोलती कि अचानक उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द हुआ। उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया और कसकर अपनी आंखें बंद करी। उसे अपने पेट में दर्द महसूस होने लगा। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रख सहलाते हुए बोला, क्या क्या हुआ हुक्मरानी सा, आप ठीक तो है ना? कुछ महसूस हो रहा है क्या? क्या हुआ है आपको? कहीं दर्द हो रहा है? आरंभ जाकर डॉक्टर को बुला कर लाया। डॉक्टर केसर को चेक कर रही थी। वहीं केसर की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने कसकर आरंभ के हाथ को पकड़ रखा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ओके। बोलकर उसने केसर के आंसुओं को साफ किया। डॉक्टर आरंभ को देखकर बोली, मिस्टर सिंह, ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर बेबी। ये सुनते ही आरंभ ने केसर की तरफ देखा। वहीं केसर नज़र चुराती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, वेल, अभी मैं आपको पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको दर्द भी कम हो जाएगा। ये सुनते ही केसर ने आंसू भरी आंखों से आरंभ को देखा। वो कुछ बोलती कि तभी उसकी नज़र डॉक्टर की तरफ चली गई जो उसे इंजेक्शन लगा रही थी। इंजेक्शन देखते ही केसर ने अपनी आंखें बंद कर दी और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तभी आरंभ ने एकदम से आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। केसर धीरे से बोली, हुक्म सा। आरंभ उसके सर पर किस करके बोला, इट्स इम्पॉर्टेंट और हम है ना आपके पास। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इंजेक्शन लगते ही आरंभ ने केसर के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, पर उसने एक बार भी केसर को इंजेक्शन की तरफ नहीं देखने दिया। डॉक्टर एक नज़र केसर को देखकर आराम से बोली, मिस्टर सिंह, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, प्लीज़ विथ मी। बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही केसर धीरे से बोली, हुक्म सर, डॉक्टर ने आपको क्यों बुलाया है? कहीं हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? बोलते हुए केसर की सांसें तेज हो चुकी थी। आरंभ केसर के सिर पर किस करके बोला, रिलैक्स हुक्मरानी सा, डॉक्टर ने बस नॉर्मली बात करने के लिए बोला है, इट्स जस्ट फॉर योर मेडिसिन। केसर सर उठाकर आरंभ को देखते हुए उससे बोली, अगर कुछ और बात हुई तो हमें डर लग रहा है। बोलते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। आरंभ केसर के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, ओके हुक्मरानी साहब, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट काम डाउन। बोलते हुए आरंभ ने केसर का सिर वापस से अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही पल बाद उसे केसर की ठहरी हुई सांसें अपने सीने पर महसूस हुई।
आरंभ ने अपना सिर झुकाकर केसर को देखा, जो उसकी बाहों में बहुत आराम से सो रही थी। आरंभ ने गहरी सांस ली और फिर केसर को बहुत संभाल कर बेड पर सुला दिया। कुछ देर बाद आरंभ डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और बिना किसी एक्सप्रेशन से उन्हें देख रहा था। डॉक्टर आरंभ की तरफ एक फाइल बढ़ाकर बोली, ये मिसेस सिंह की रिपोर्ट है। जो हुआ उसमें मिस्टर सिंह और बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई। लेकिन इतना बोलकर डॉक्टर रुक गई और लाचारी से आरंभ की तरफ देखने लगी। आरंभ बेचैनी से बोला, लेकिन क्या डॉक्टर, कोई कॉम्प्लिकेशन है? कहीं इन सब चीज़ों की वजह से हुक्मरानी शाह को कुछ होगा तो नहीं ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर सिंह, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। एक्चुअली इन सब में बच्चों की पोजीशन चेंज हो गई है। मेरा मतलब है कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है उसकी प्रेगनेंसी से। ऊपर से प्रेगनेंसी को हैंडल करने के लिए उनकी उम्र भी काफ़ी कम है। इस तरह के केसेस में मिक्स कैरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको 3 महीने तक उनका बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी उनकी मेडिसिन्स रेगुलर बेसिस पर चलेगी। बट आई होप देखिए आप लास्ट टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर की बात सुनकर आरंभ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। केसर अभी सिर्फ 20 साल की थी और वो इन सब चीज़ों की वजह से केसर की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। डॉक्टर एक बार फिर से बोले, मिस्टर सिंह, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। इसके अलावा और कुछ, आई मीन एनी प्रिकॉशन? डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोली, मिस्टर सिंह, जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा धुएं वाली जगह और गंदगी से दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर थोड़ा सा भी धुआं या फिर गंदगी उनके लंग्स में गई तो लंग्स इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड राइट नाउ शी इज़ वीक, तो आपको कुछ वक्त के लिए फिज़िकल रिलेशनशिप अवॉइड करना होगा। साथ ही साथ उनके खाने पीने का भी, और हो सके तो उनके कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि वो स्ट्रेस से दूर रहे। दैट्स इट। डॉक्टर की बात सुनकर आरंभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो तुरंत डॉक्टर के केबिन से तुरंत बाहर चला गया। शाम का वक्त केसर की आंखें धीरे धीरे खुली। तभी उसे अपने सिर पर किसी का हाथ का एहसास हुआ। केसर ने सिर घुमाकर देखा तो आराधना जी उसके पास बैठी हुई थी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। केसर धीरे से बोली, मासा आप, बोलकर वो जैसे उठने को हुई, आराधना जी उसे रोकते हुए बोली, लेटे रहिए, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, बोलकर वो उन्हें उसके पिलो को ठीक से एडजस्ट कर दिया। केसर चुपचाप लेटी रही। आराधना जी केसर के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, हमें माफ़ कर दीजिए केसर, हम सेल्फिश हो गए थे अपनी ममता ने। हमने ये सब नहीं सोचा कि हम आपकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये बोलकर वो रोने लगी। केसर परेशान होते हुए बोली, मासा ये आप क्या बोल रही हैं और आप रो क्यों रही है? प्लीज़ हमें अच्छा नहीं लग रहा। आराधना जी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मल्हार ने हमें सब कुछ बता दिया, कैसे 3 बार आप पर हमला हुआ और आपको जान से मारने की कोशिश की गई। इन सब की वजह से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके बच्चे को भी सफ़र करना पड़ रहा है, जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। आराधना जी की बात सुनकर केसर की आंखें नम हो गई। कल जो हुआ उसमें वो अपना बच्चा भी खो सकती थी। ये ख्याल मन में आते ही उसका दिल धक से रह गया। आराधना जी धीरे से बोली, एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने साथ 1000 सपने लेकर आती है, और हमने तो आपको एक ऐसे बंधन में बांध दिया जहाँ हर पल आपकी जान को खतरा है। हमें माफ़ कर दीजिएगा केसर, लेकिन हम मजबूर हैं। वचन दिया था हमने आरंभ की माँ और अपनी सबसे अच्छी दोस्त स्वर्णा को कि हम उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के उसे प्यार करेगी। ये सुनते ही केसर एकदम से फ्रीज हो गई। वो हैरानी भरी नज़रों से आराधना जी को देखने लगी। आराधना जी हल्का सा मुस्कुरा के बोली, हम जानते हैं आप हमारे आरंभ और अपने हुक्म सास से प्यार करती हैं और
बात आज से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से करती हैं। ये सुनते ही केसर की पकड़ एकदम से बेडशीट पर कस गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आराधना जी को देखने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। आराधना जी केसर का सिर सहलाते हुए बोल रही थी, तुम यही सोच रही हो ना कि हमें कैसा पता चला, लेकिन आप भूल रही हैं हम जोधपुर की रानी शाह हैं और हमारी नज़रों से कुछ छुपा नहीं रह सकता। बिना देखे, बिना उनकी आवाज़ सुने, बिना ये जाने कि वो कौन है, आपने उनसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया। 2 साल पहले हुए उस हादसे में आरव की जान भी आपने ही बचाई थी, वो भी अपनी जान का सौदा करके। ये सुनते ही केसर की आंखें नम हो गई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से आराधना जी की तरफ देखने लगी। आराधना जी केसर के सर को अपने हाथ में लेकर बोली, 2 साल पहले जब उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त आप ही हुक्म शाह के साथ थी। हमारे आदमियों ने आपको उस जगह से निकाला था और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। हम आए थे वहां आपसे मिलने, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि आपने कैसे अपनी जान का सौदा करके आरंभ की जान बचाई थी, लेकिन आप उस वक्त कोमा में चली गई थी। उस वक्त हमने आपको पहली बार देखा था। 3 महीने बाद जब आपको होश आया तब हम चुप रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से आपकी जान को कहीं फिर से खतरा हो। आराधना जी केसर के आंसू साफ करते हुए बोली, लेकिन हमारी नज़र हमेशा से तुम पर ही रही थी। 2 साल बाद जब आरंभ न्यूयॉर्क से लौटकर आए तब हमने फैसला किया कि हम आपकी शादी उनसे करवाएंगे। आराधना जी केसर के सिर को प्यार से चूमकर बोली, हम खुश हैं कि आप हमारे आरंभ की बीवी हैं, और अब तो हमारी खुशी भी दोगुनी होने वाली है, क्योंकि हमारे आरंभ का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इस रियासत का कुंवर सा आने वाला है। बोलकर उन्होंने केसर की बधाई दी। वहीं ये सब सुनकर केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था और उनकी पलकें शर्म के मारे अपने आप ही झुक गई। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और केसर की नज़रें सीधी आरंभ के नज़रों से जा मिली, जो इस वक्त मेडिसिन का पैकेट लेकर दरवाजे पर खड़ा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी आराधना जी अपने गले को साफ करते हुए बोली, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम बाहर ही हैं। बोलकर वो वहाँ से चली गई। केसर धीरे से बोली, हुक्म शाह। बोलकर उसने अपना एक हाथ आरंभ की तरफ बढ़ाया। उसके इतना कहते ही आरंभ एकदम से उसकी ओर बढ़ा। मेडिसिन का पैकेट वहीं बेड पर रखा और केसर को अपने सीने से लगा लिया। केसर धीरे से बोली, क्या हुआ है आपको? आपकी हार्ट बीट क्यों इतनी फास्ट चल रही है? बोलकर केसर ने अपना हाथ आरंभ के दिल वाली जगह पर रख लिया। आरंभ केसर के बालों को चूमकर बोला, वजह जब सामने हो, वो भी इस हालत में, तो इनका शोर करना तो लाजमी है ना हुक्म रानी साहब। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ की आंखों में देखते हुए बोली, मतलब हम समझे नहीं। आरंभ केसर की नाक पर किस करके बोला, उसकी ज़रूरत भी नहीं। बोलकर वो पीछे हट गया। वहीं उसकी बात सुन केसर की आंखें और बड़ी हो गई और वो आरंभ को घूरने लगी। केसर धीरे से बोली, आप बहुत ज़्यादा अजीब है हुक्म शाह। बोलते हुए उसकी नज़रें आरंभ के ऊपर ठहरी हुई थी। आरंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अब जैसे भी हैं सिर्फ आपके हैं हुक्मरानी साहब। बोलकर उसने केसर के गाल पर किस कर लिया। आरंभ की बात सुनकर केसर आरंभ को एकटक देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। केसर का ऐसा रिएक्शन देखकर आरंभ उसके चेहरे के और करीब गया और उसकी नोज से अपनी नोज को टच करते हुए धीरे से बोला, हमने ऐसा भी क्या कह दिया हुक्मरानी साहब कि आप इतनी शांत हो गई? केसर धीरे से बोली, आपने कहा कि आप जैसे भी हैं हमारे हैं, इसका क्या मतलब हुआ हुक्म शाह? बोलकर वो मासूमियत से आरंभ को देखने लगी। केसर आरंभ के गाल पर अपनी नाक रख करते हुए बोला, इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, सिर्फ और सिर्फ। बोलकर आरंभ ने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। वहीं केसर अपने दोनों गाल पर हाथ रख हैरानी से आरंभ को देखने लगी। इस वक्त वो आरंभ को बहुत प्यारी लग रही थी।
तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मल्हार अंदर आया। मल्हार को देखते ही केसर ने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और अच्छे से बच्चों की तरह बैठ गई। मल्हार केसर की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और फिर आराम से बोला, हुक्म सा, डिस्चार्ज पेपर रेडी है, अब आप हुक्म शाह को ले जा सकते हैं, हमारी बात डॉक्टर से हो गई है। आरंभ बिना कुछ बोले केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर बस उसे देखती रह गई। आरंभ उसे लेकर वहाँ से निकल गया। केसर अपनी नज़र झुकाकर धीरे से बोली, हुक्म शाह, ये आप क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं, प्लीज़ हमें नीचे उतार दीजिए। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया क्योंकि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। आरंभ आगे बढ़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं हुक्मरानी साहब, आप अभी कमज़ोर हैं, अगर हमने आपको छोड़ा तो कहीं आपको चक्कर आ जाएगा। तो ये सुनते ही केसर की बोलती बंद हो गई और वो बस अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आरंभ को देखने लगी। हॉस्पिटल के बाहर आते ही आरंभ केसर को अपनी कार के पास ले गया। उसने केसर को बैक सीट पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। उसके बैठते ही मल्हार ने कार स्टार्ट कर दी और वो तीनों वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।